नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 फरवरी सन 2025। 10वीं तिथि आज दोपहर 1:56 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में प्राइमरी कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया गया, जोड़े गए 2 नए विषय। सीएम का ऐलान, 7 मार्च के बाद महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, बताएंगे पूरी अपडेट। होली पर लग रहा है चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का विशेष ख्याल, जानिए पूरी खबर। एफिलिएशन को लेकर सीबीएसई हुई सख्त, नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। हरियाणा में भ्रष्टाचार किया तो 50 साल में ही रिटायरमेंट, अधिकारियों व कर्मचारियों पर नया नियम हुआ लागू। हरियाणा सरकार ने मिलाया जापान से हाथ, अब अत्याधुनिक बागवानी तकनीकों से किसानों की होगी तरक्की। केंद्र व किसानों के छठे दौर की वार्ता बेनतीजा, अब अगली मीटिंग 19 मार्च को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बैठक अच्छे माहौल में हुई। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 रिजल्ट जारी, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5158 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड। हरियाणा में 9वीं के स्टूडेंट्स को 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया फैसला, नए सत्र से शुरुआत। और रेगुलर कमाई के लिए मंथली इनकम अकाउंट में करें निवेश, इसमें हर महीने होगी 9250 रुपए तक की कमाई, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। बरसात के बाद पारा लुढ़कने से लोगों को दिन के समय महसूस हो रही गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आई। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि मौसम साफ बना रहेगा और दिन में धूप खिलेगी। हालांकि ठंडी हवाएं चलने से मौसम में ठिठुरन बनी रहेगी और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जाएगी। आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 26 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील और खुश्क बना रहेगा। इस दौरान 24 फरवरी तक उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की व मध्यम गति से चलेंगी, जिससे कि रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक सप्ताह तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। 2 से 3 दिन अधिकतम तापमान में थोड़ा इजाफा होगा, उसके बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश के कई इलाकों में 22 से 25 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 28 फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ेगा और इसका असर मार्च के पहले सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2025 रहेगी। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। यह नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत नए सत्र से पहली, दूसरी, तीसरी और कक्षा छठी की नई पुस्तकें मिलेंगी। इन पुस्तकों को बच्चों की रुचि के हिसाब से तैयार किया गया है, ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बनी रहे। नई पुस्तकों को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को आपस में चर्चा करने का भी मौका मिलेगा। बच्चों के सामने खेल होंगे, जिसमें उन्हें खेलते हुए सीखने को मिलेगा। पहेलियां और चुनौतियां भी रखी गई हैं, ताकि बच्चे खुद पढ़ें और खुद उनको हल कर सकें। इस बार शिक्षा विभाग द्वारा 2 नई पुस्तकें यानी फिजिकल एजुकेशन एवं आर्ट एजुकेशन को सिलेबस में जोड़ा गया है। शुरुआत में शिक्षकों को ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि वो बच्चों को विभिन्न गतिविधियों की बारीकियां समझा सकें, जो गतिविधियां हर बच्चे से कराई जानी अनिवार्य भी होंगी। पहले आर्ट एजुकेशन, जिसमें डांस, ड्रामा, ड्राइंग आदि को कभी पढ़ाई में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब ये जरूरी विषय के रूप में लागू की जाएंगी। एनसीईआरटी ने कक्षा पहली व दूसरी की गणित विषय की पुस्तकें तैयार कर ली है। इस बार पुस्तकें 2 भागों में बांटी गई है, जिन्हें अलग अलग समय में यानी साल के शुरुआती 6 महीने में पहले भाग और दूसरे 6 महीने में दूसरा भाग पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार अब भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इन्हें लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने वाली है। दरअसल सरकार ने भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए एक नया नियम बनाया है। अब कर्मचारियों व अधिकारियों को 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले उनका रिव्यू होगा। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचारी में लिप्त पाया जाता है तो सरकार उसे एक्सटेंशन नहीं देगी। इतना ही नहीं, उसे जबरदस्ती रिटायर भी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक
लगा दी है। इस अधिकारी के जल्द ही रिटायरमेंट के आदेश भी पारित हो जाएंगे। प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की तरफ से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी अफसर और कर्मचारी को भ्रष्टाचार या फिर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन पर कोई निर्णय लेने से पहले उस कर्मचारी या अधिकारी की एनुअल कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा। इसी तर्ज पर बीते दिनों सरकार द्वारा HCS अधिकारी रिगन कुमार को जबरदस्ती रिटायर दिया गया है। उन पर आरोप लगे थे, जिस कारण सरकार द्वारा उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल और केंद्र सरकार के बीच शनिवार 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 2.5 घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही होगी। मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखी, किसानों की भी बातें सुनी। किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डेटा है, दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा। वहीं मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की भी अपील की। डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर MSP की गारंटी नहीं मिलती, अनशन खत्म नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने अपनी मांगों को उचित ठहराया। आंकड़ों में विभिन्न फसलों की खरीद मात्रा, खरीद मूल्य और बाजार मूल्य का डेटा शामिल था। इन आंकड़ों पर विभिन्न मत सामने आए। किसान संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़े केंद्र सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए मंत्रियों ने उनके स्रोत के बारे में पूछताछ की। फिर यह तय हुआ कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय एजेंसियां किसानों से यह डेटा लेगी और 19 मार्च को इस पर दोबारा से चर्चा होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि 7 मार्च को होने वाली विधानसभा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले से ही तैयार की जा चुकी है। साथ ही कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी कि सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। मैंने कहा कि ये तो हमने पहले वादा किया था। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव के बीच एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ महिला नेता हरविंदर कौर मेहंदी रत्ता ने पहले आम आदमी पार्टी यानी आप की टिकट ठुकराई, फिर कांग्रेस से नामांकन भरा। इसके बाद वोटिंग से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। अब वह वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार संगीता भाटिया के लिए वोट मांगेगी। हरविंदर के फैसले से कांग्रेस इस वार्ड में बिना लड़े ही चुनाव से बाहर हो गई है। बीजेपी की कैंडिडेट संगीता भाटिया को समर्थन देने के बाद हरविंदर कौर के पति हरजिंदर सिंह ने कहा कि हमने अपने समाज के हित को देखते हुए ये फैसला लिया है। हम कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब हमारे समाज यानी सिख समाज ने हमें बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा तो हमने अपने समाज की बात मानी है। हरियाणा के लाखों युवा CET परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ग्रुप C और ग्रुप D के सरकारी पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। अभी तक इस परीक्षा का आयोजन सिर्फ एक बार ही हो सका है। फिलहाल लाखों युवाओं को परीक्षा का इंतजार है। हरियाणा सरकार की ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए जरूरी CET कराने के लिए अभी तक न तारीख निर्धारित हुई है और न ही CET का आयोजन कराने वाली एजेंसी का नाम तय हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिन मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि CET का आयोजन शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। लाखों युवा CET का इंतजार कर रहे हैं, पर हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभी तक CET कराने पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि CET परीक्षा कौन सी एजेंसी करवाएगी, इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने पर भी संशय बना हुआ है। हालांकि हरियाणा SSC ने इस पोर्टल की पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय और कोच्चि विश्वविद्यालय ने जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अब दोनों विश्वविद्यालय इंटरनेट ऑफ प्लांट्स नाम की अत्याधुनिक तकनीक पर एक साथ काम करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इससे किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन में काफी फायदा मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा में किसानों को गेहूं और धान की पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी फसलों को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई तकनीक के माध्यम से अब किसानों को यह जानकारी मिल पाएगी कि पौधों को कब पानी, खाद या फिर बाकी पोषक तत्वों की जरूरत है। इससे फसल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 4000 एकड़ भूमि पर पॉली हाउस में और 6400 एकड़ भूमि पर लो टनल विधि से बागवानी फसलों की खेती हो रही है। नए समझौते के तहत अब पॉली हाउस के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने की संभावनाएं खुलेंगी। इसी प्रकार की तकनीक जापान में पहले से ही इस्तेमाल में लाई जा रही है। अब इससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। जो किसान इस तकनीक को अपनाएंगे उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने स्कूलों के एफिलिएशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे स्कूलों को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन इन पर तलवार भी लटकती रहेगी। जो स्कूल नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार के नियमों के उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। इन नियमों को लेकर सीबीएसई द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इन सभी बदलावों की जानकारी दी गई है। सीबीएसई से एफिलिएशन के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को अब नए नियमों का पालन करना होगा। जो स्कूल एफिलिएशन के लिए आवेदन करते हैं या फिर स्कूल का स्तर बढ़ने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस स्थिति में सीबीएसई स्कूलों का आकलन करती है। यदि टीम को लगेगा कि स्कूलों द्वारा उल्लंघन किया गया है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर आगे भेजी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जांच कमेटी के निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी तरह से कोई बाधा पैदा की जाती है तो उस मामले में भी कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में देश भर में तकरीबन 30,000 स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 26 अन्य देशों में भी सीबीएसई स्कूल स्थापित हैं। सभी स्कूलों पर ये नियम लागू होते हैं। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां देते हैं। इस साल होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस वजह से यह और भी खास हो जाता है। ग्रहण के समय पूजा नहीं की जाती है, अर्थात इससे कुछ समय पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। 14 मार्च के दिन होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 2:18 तक रहने वाला है। यह करीब 4 घंटे का होगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं सहित सभी लोगों को ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, दोनों को ही अच्छा नहीं माना जाता। जिस समय चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन का समय होगा। यह चंद्र ग्रहण अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक व आर्कटिक और अंटार्कटिका सागर में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, इस वजह से इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस समय उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान ही ना सोना चाहिए और न ही खाना पीना करना चाहिए। अपने हाथों में किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज भी ना लें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिला नुकीली चीज हाथ में लेती है या फिर कार्य करती है तो इसका प्रभाव उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर भी होता है। चंद्र ग्रहण लगने की पूरी अवधि के दौरान अपनी गोद में नारियल या फिर कांसी का बर्तन रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता का प्रभाव नहीं होता है। आम लोगों की बात की जाए तो ग्रहण के समय आपको जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। दिल्ली से वाया हरियाणा होते हुए पंजाब के लिए आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से हरियाणा को एक और बड़ा तोहफा मिला है। बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मौजूदा 2 लेन दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। वर्तमान में दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक पर 2 लाइन है, लेकिन इस रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए रेलवे मंत्रालय ने 193.6 किलोमीटर लंबे इस रेल कॉरिडोर की विस्तार का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट में रूट के साथ साथ 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य भी शामिल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को अगले 4 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर मौजूदा रेलवे अंडरब्रिज की जगह पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बारिश के मौसम में आरयूबी में जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए पानीपत जिले के 15 गाँव में भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें समालखा डिवीजन के 8 और पानीपत के 7 गाँव शामिल है। इसके लिए जमीन मालिकों को उचित मुआवजा राशि भी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में भिवानी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को इस बार नए सत्र से 9वीं कक्षा से 6 की जगह 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस बारे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव की ओर से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के चलते सरकार ने फैसला लिया है। इससे पूर्व तक विद्यार्थियों को 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। प्रदेश में नए सत्र यानी 2025-26 में 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों को 6 के बजाय अब 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इन सब्जेक्ट्स के अनुसार बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन व म्यूजिक में से एक के अलावा संस्कृत, पंजाबी या फिर उर्दू में से भी एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इससे पहले तक संस्कृत, पंजाबी व उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल की ओर से जारी लेटर में लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह लागू किया गया है। नए सत्र 2025-26 से यह 9वीं कक्षा में लागू हो जाएगी। इसके बाद जब ये बच्चे 10वीं कक्षा में सत्र 2026-27 में जाएंगे तब भी यह लागू रहेगी। पहले बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी 2 ही भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। अब नए सत्र से इनके अलावा बच्चों को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू में से एक अन्य भाषा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार बच्चों को 3 भाषाओं की समझ हो जाएगी।
हरियाणा के रोहतक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विकास के काम नजर नहीं आ रहे हैं। गंदा पानी आने, अस्पताल में डॉक्टर न होने की बात हवा में कर रहे हैं। अगर उन्हें कॉलोनी व अस्पताल का पता है तो नाम लेकर बताएं, हमेशा गोलमोल क्यों बोलते हैं। मोहनलाल बडोले ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हवाई बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें हवाई बातें भी बतानी चाहिए। पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हुए हैं, लोगों ने भाजपा के काम को लेकर वोट किया है और सरकार बनाई है। भाजपा ने संकल्प पत्र तैयार कर लिया है और 24 फरवरी को दोपहर 1 बजे सीएम इसकी घोषणा करेंगे। भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए मोहनलाल बडोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो भी आशीर्वाद उन्हें मिला था, उसी के चलते आज कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आने वाले बजट में भाजपा ने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद या फिर इससे पहले अपने लिए हर महीने यानी मंथली इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट सही रहेगा। इस स्कीम में अभी 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसके जरिए आप अपने लिए हर महीने 9,250 रुपए की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। इस स्कीम में सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और वह अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहता है। अगर आप मंथली पैसा न निकालें तो वह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रहेगा और मूलधन के साथ इन पैसों को भी जोड़कर आपको आगे ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आप इस योजना में 9 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो अब आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से सालाना 66,600 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट के तहत 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको 1,11,000 रुपए का ब्याज सालाना मिलता है। इसे 12 महीनों में बराबर बांटे तो आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। अगर रिटर्न को विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता रहता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल का है, यानी स्कीम पूरी होने पर आपकी पूरी जमा पूंजी आपको वापस मिलेगी। हालांकि अगर आप चाहें तो इस पैसे को फिर से इसी योजना में निवेश करके मंथली आय का साधन बनाए रख सकते हैं। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 14 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,998 रुपए था, जो अब 86,092 रुपए पर पहुंच गए हैं। यानी इस हफ्ते इसके दाम 94 रुपए बढ़े हैं। हालांकि चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही है। चांदी के दाम 806 रुपए कम होकर 97,147 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। पिछले शनिवार को ये 97,953 रुपए प्रति किलो पर थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,600 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 87,920 रुपए पहुंच गई है। अगर इस साल की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 9,930 रुपए बढ़कर 86,092 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 11,130 रुपए बढ़कर 97,147 रुपए पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।